हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल। सेल ये 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड +1 क्लास, ये इन सब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। सिर्फ ये स्टडी के लिए ही नहीं, ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी कंसेप्ट है सेल का। तो इसे जानना है हमने कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? सेल। सेल, इसके अंदर हम लोग देखेंगे आज कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है जी, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सेल की, तो वो आज सारा कवर करेंगे हम लोग। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू ऑल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल। सेल क्या है? ये कॉमन एक जो इसकी डेफिनेशन बोली जाती है वो क्या है? Cell is the fundamental unit of life. Cell is the fundamental unit of life कि मीन्स सबसे जरूरी चीज हमारी बॉडी में कौन सी है? सेल। क्योंकि जो सेल है वही सबसे छोटी चीज है हमारी बॉडी में। सिर्फ हम ही नहीं, इवन प्लांट्स या ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी क्या है? सेल्स हैं। तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिक इसकी जो एक डेफिनेशन लिखते थे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद सेल थ्योरी आई, सेल कैसे कैसे आया हमारे पास, वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? रॉबर्ट हुक साहब। तो जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी वो कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करी? सेल की डिस्कवरी करी। इन्होंने कौन से सेल की डिस्कवरी करी? तो ये भी बताना आपने। कौन से सेल की? डेड सेल की। किससे करी? इन्होंने क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप। क्या बनाया था इन्होंने? माइक्रोस्कोप। कब करी? तो आप लिख दोगे कब करी? 1665 के अंदर। 1665 के अंदर इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। कौन सा सेल था वो? डेड सेल था। अब इनको लगा कि डेड सेल है, बट हमारे पास कौन से सेल्स हैं? लिविंग सेल्स। ठीक है जी। इनको क्यों लगा कि डेड सेल है? क्योंकि जो इनका माइक्रोस्कोप था वो हाईली मैग्नीफाइड नहीं था। मैग्निफिकेशन उसकी क्या थी? लो। क्या थी मैग्निफिकेशन? लो। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन लो थी। इट मींस मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई करके दिखाना, मतलब चीज को बड़ा करके दिखाना, अच्छे से उसकी पिक्चर बनाना। तो उन्होंने सेल तो देखा, बट उसकी मैग्निफिकेशन मतलब वो पूरा बड़ा करके सेल को नहीं दिखा पाया। तो वो क्या थी? मैग्निफिकेशन लो थी। इसलिए उन्हें लगा कि सेल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये सेल कौन सा है? डेड सेल। ठीक है जी। अब उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने लिविंग सेल का बारे में बताया हमें। वो कौन से थे? तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ये थे। सेकंड कौन थे? एंटोनी वैन ल्यूनहोक। ठीक है जी, ये वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया हमें? लिविंग सेल के बारे में। किसके बारे में? लिविंग सेल के बारे में बताया इन्होंने। लिविंग सेल के बारे में बताया किसकी हेल्प से? फिर से वही लिखोगे, माइक्रोस्कोप। इनका माइक्रोस्कोप क्या था? हाईली मैग्नीफाइड। क्या था? हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप। इन्होंने बताया हमें कि लिविंग सेल के बारे में। ठीक है, किन्होंने? एंटोनी वैन ल्यूनहोक ने। और ये एक डच साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक डच साइंटिस्ट।
ये आप लोग याद रखोगे कि 10 साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसने सेल की डिस्कवरी करी तो वो किसने करी, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। क्यों नहीं बता पाया पूरा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि उन्हें लगा कि डेड सेल है, और दूसरी बात उनका जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन क्या थी, लो थी। फिर एंटोनी ल्यून हॉक ने हमें बताया कि लिविंग सेल है, ठीक है जी, इनका जो माइक्रोस्कोप था वो क्या था, हाईली मैग्नीफाइड था। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे थर्ड साइंटिस्ट आते हैं, कौन से, थर्ड साइंटिस्ट आते हैं कौन से, मैथियास शिल्डन। मैथियास शिल्डन, इन्होंने क्या बताया, ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, जर्मनी के थे ये। इन्होंने सेल थ्योरी दी हमें, ठीक है। ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे, एक बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो बॉटनिस्ट थे, ठीक है जी। इन्होंने हमें क्या बताया, ऑल दी, क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने, ऑल दी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स, कि प्लांट के जितने पार्ट हैं वो सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं। किससे बने हैं, वो सेल से बने। किसने बताया, मैथियास शिल्डन ने। तो इनका टाइम पीरियड था 1804 से लेकर 1881 के। तो मतलब जो वो दोनों थे, एंटोनी के बाद, ल्यूनहोक के बाद, लगभग 200 साल बाद, लगभग 200 साल बाद, 200 इयर्स के बाद इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं वो सारे किससे बने हैं, सेल से बने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, कौन से हैं जी, वो है थियोडोर शवान। थियोडोर शवान कौन से हैं, थियोडोर शवान। इन्होंने हमें क्या बताया, थियोडोर शवान ने, कि इन्होंने प्लांट की स्टडी करी। ये कौन से थे, ये ज़ूलॉजिस्ट थे, ज़ूलॉजिस्ट। जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है जी, ज़ूलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी, ऑल, ये भी जर्मन के थे, ये भी जर्मनी के थे, ऑल दी पार्ट्स ऑफ animals are made up of cells, made up of cells। इन्होंने ये बताया। तो देखो, उन्होंने सिर्फ प्लांट के बारे में बताया, इन्होंने किसके बारे में बताया, एनिमल्स। बट दोनों का कहने का मतलब क्या था, कि जो भी प्लांट से लेकर एनिमल्स ले लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, सारी चीजें किससे बनी है, सेल से बनी है। सारी चीजें किससे बनी है, वो सेल से बनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेल के बारे में। अब ये थी सेल थ्योरी, कैसे डेवलप हुई, अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बारे में आगे बताता हूं आपको। अब ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी दे दी, दोनों ने मिलकर। क्या थ्योरी दी, देखिए, हाथ मिला लिया, कहते हैं आओ जी हम मिलके एक थ्योरी बनाते हैं। कौन सी थ्योरी है वो, तो देखिए, ऑल द लिविंग organisms, all the living organisms
आर मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन से बोले इन्होंने? लिविंग। तो लिविंग में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और हमारे एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज मिला के क्या बना दिया इन्होंने? एक सेल थ्योरी दे दी, जिसमें बोला गया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि हर चीज किससे बनी है? जो लिविंग है वो किससे बनी है? वो सेल से बनी है। अब नोट करो, इन दोनों ने एक इकट्ठी थ्योरी दी है, इसीलिए इसको को थ्योरी भी कह सकते हैं। क्या? को थ्योरी, को थ्योरी ऑफ सेल। किसने दी? शिल्डन ने, श्वान ने। ठीक है जी। शिल्डन कौन थे? बॉटनिस्ट। श्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट। नोट करो। अब इन्होंने जब ये थ्योरी दे दी, इसके दो पॉइंट्स मेन थे। इस थ्योरी के दो पॉइंट्स मेन है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी पहला पॉइंट क्या है इसका? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of one or more cells, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, पहला ये पॉइंट था। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? द सेल is the basic unit of life. The cell is the basic unit of life या fundamental unit of life, जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था आपको, वही चीज इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर बोल दी है। ठीक है जी। अब यहां तक तो हो गया कि सेल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, किससे बने? सेल से। बट क्वेश्चन ये राइज हुआ, आपके मन में भी होना चाहिए, कि ये एक सेल आया है, ये कहां से आते हैं? नए सेल्स कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? तो उन्होंने, एक साइंटिस्ट आए, कौन से? कौन से आए? रुडोल्फ विर्चो इनका नाम था, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया? रुडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दे दी। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था? कि जो भी एक सेल बना है, ये सेल बना है, ये किससे बना है? ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। किससे बना है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि इन्होंने किसके बारे में बताया? सेल डिवीजन के बारे में बताया। सेल डिवीजन मतलब आज हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं, जिसमें कहते हैं जी एक सेल है, उससे आगे दो नए बन गए या चार नए बनते हैं। ठीक है, तो वही बात इन्होंने बोली कि अगर ये सेल बना तो किससे बना है? अगर इससे पहले कोई सेल है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है। प्री मतलब पहले, एग्जिस्ट मतलब होंद में है, जो पहले से ही होंद में, उससे ही नया सेल बनता है। तो इन्होंने ये बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है जी, ये आपने याद रखना। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे कराता हूं। अब हम सेल के बारे में पूरी बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेल है वो एक तो यूकैरियोटिक है। कौन सा है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एंड सेकंड वन इज प्रोकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, न्यूक्लियस है, ये है, वो है, सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं भी। बस आप पहले ये डिफरेंस नोट कीजिए। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। सेकेंड थिंग, इसमें और क्या चीज है? ये कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किस किस में मिलते हैं हमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। और जो दूसरे वाले हैं वो कौन से हैं? ये कौन से हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब सिंगल। यूनि का मतलब सिंगल, जिनमें सिर्फ एक सेल ही होता है। ऐसे जिनमें सिर्फ एक सेल ही है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए वगैरह है, वो किस में पड़ा होता है? हमारा न्यूक्लियस के अंदर। किस में होता है वो? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए किस में पड़ा है? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, बट वो न्यूक्लियस में नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। तो वो कैसे पड़ा? मान लीजिए सेल है, ऐसे बिखरा पड़ा कहीं भी, पूरे सेल के अंदर पड़ा कहीं भी, तो वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है उसमें, बट न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद इसमें जो ये वाला सेल है और ये वाला सेल है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज है। क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज है। और वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन से एक चीज का आप हिसाब लगा लो कि एक तरह की दीवार है बाहर वाली। किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बाहर वाली दीवार है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ क्या लगी हुई है? ऑर्गेनेलिज और भी है। यहां पे क्या है? और भी ऑर्गेनेलिज है जो मेम्ब्रेन के साथ कुछ अटैच है, कुछ सेल के अंदर वैसे पड़ी है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है। तो न्यूक्लियस बाउंड ऑर्गेनेलिज कहां से होगी, ये आप लोग खुद सोच सकते हो। ठीक है जी। इतना नोट करो। इसके बाद हम लोग अब सेल के बारे में, उसकी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो जी। एक और चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। मैं बताऊंगा आपको राइबोसोम्स क्या होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अब सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो सेल में कौन कौन सी चीजें हैं? सेल है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब सेल की दीवार है, बाहर वाली परत है। ठीक है जी, बाहर वाली परत है। जैसे फ्रूट होता है ना, फ्रूट एप्पल ले लो, एप्पल के बाहर वाली परत है, उसी को मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। वैसे ही सेल की भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो क्या है? उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, दीवार जो उसकी बाहर वाली। इसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें हैं?
साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म। और क्या है इसमें, न्यूक्लियस। अब और क्या है इसमें, देखिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या है इसके अंदर, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स के अलावा इनके अंदर है हमारे पास लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। और क्या है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। और क्या है जी इसके अंदर हमारे पास, और देखो आपको भी पता होनी कोई चीजें, गोल्जी बॉडीज। क्या है, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, ठीक है जी। और मेन चीज एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर प्रेजेंट है, देख सकते हो आप लोग। तो लगभग इतनी चीजें, और भी चीजें हैं इसमें, बट हमारी इतनी हमें मेन है जो हमने स्टडी करनी है। अगर एक तो रह जाएंगी तो हम लोग आपको बाद में भी करा देंगे, डोंट वरी। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम लोग इनके बारे में अब स्टडी करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करती हैं, फंक्शन क्या क्या है इनका, ठीक है जी। तो अब हम लोग देखते हैं एक सेल की स्ट्रक्चर। सेल के अंदर यहां पे सेल बना रहे हैं हम लोग, सेल बना रहे हैं। सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहां पे क्या होता है, सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस। क्या होता है यहां पे, न्यूक्लियस, ठीक है जी। मैंने अभी लिखाया था आपको न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेंटर पे है। इसके बाद ये बाहर वाली लेयर सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या चलो और बताऊंगा मैं इसके बारे में आपको, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें यहां पे क्या लगे होते हैं हमारे पास, यहां पे इसमें लाइसोसोम भी पड़े हैं। क्या पड़े हैं, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या चीज है हमारे पास, गोल्जी बॉडीज। और यहां पे क्या है हमारे पास, गोल्जी बॉडीज। ये क्या है, गोल्जी बॉडीज, या गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। और क्या है, यहां पे न्यूक्लियस के साथ क्या लगा हुआ है, यहां पे ये क्या लगा हुआ है हमारा, यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इधर इधर क्या लगे हैं, राइबोसोम्स। सेल के अंदर क्या है, यहां पे पूरा एक लिक्विड जेली लाइक मटेरियल है, लिक्विड जेली लाइक मटेरियल। वो क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो मेनली इतनी चीजें, और वैक्यूल है हमारे,
क्या है? वैक्यूल। ठीक है जी। तो लगभग सारी चीजें हमने बना दी। अगर कोई रहेगी तो आप प्लीज देख लेना। तो इतनी चीजें मेन है जो हमने इनके बारे में स्टडी करनी है। तो ये एक सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अदरवाइज तो आपकी बुक में भी बना होता है, इससे भी अच्छा बना होगा। ठीक है जी। तो देखिए, ये जितनी चीजें हमने लिखी थी, ये सारी क्या थी? सेल ऑर्गेनेलिस। क्या थी? सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस मींस स्मॉल ऑर्गन्स। ऑर्गेनेलिस मींस स्मॉल ऑर्गन इन द सेल। स्मॉल ऑर्गन इन द सेल। कि सेल से छोटी चीज उसमें क्या है? सेल के स्मॉल ऑर्गन्स है जो सेल के अंदर है, जैसे न्यूक्लियस वगैरह सारा कुछ। अब हम लोग सबसे पहली बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, या बात करो सेल मेम्ब्रेन की। इसकी बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, या इसको और क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या और क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। एक और नाम है इसका, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अलावा प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। इतने सारे नाम अकेली सेल मेम्ब्रेन के, तो कोई भी नेम आपको लिखा आ सकता है पेपर के अंदर, तो टेंशन नहीं लेनी। तो आपको याद होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन है। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं मोस्टली, अगर नहीं भी है लिखते तो आपको ये वाले नाम याद होने चाहिए। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है। क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल करती क्या है? दूसरी बात ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल क्या चीज होती है? जिसमें कुछ चीजें पास हो जाती, कुछ चीजें नहीं होती। मान लीजिए मैं एक चीज यहां सेल बना रहा हूं, ये मेम्ब्रेन थी, ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब इसमें पोर्स हैं, ये क्या करेगी? कुछ चीजों को तो अंदर जाने देगी, कुछ चीजें तो अंदर जा सकती हैं और कुछ नहीं जा सकती। ये सिलेक्ट करेगी कि कौन सी चीज सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सी सेल के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है जी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्ट करेगी चीजों को कि कौन सी चीजें अंदर जानी है, कौन सी अंदर नहीं जानी सेल के अंदर। ठीक है जी, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये किस किस चीज से बनी हुई है, अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं। पहले आप लोग इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंपोजिशन क्या है? मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, किससे ये बनी हुई है। तो देखिए इसमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है इसमें हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन्स कितने परसेंट है वो देखते हैं। 50% हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स कितने हैं? 40%। 1 से लेकर 10% क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी,
तो प्रोटीन्स 50%, लिपिड्स 40%, कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 10% है हमारे पास। इसके बाद ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे? सेकंड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर क्या है? फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, जेली लाइक, कैसा ये? जेली लाइक है। इसका काम क्या है? टू होल्ड सेल ऑर्गेनेलिस। क्या फंक्शन है इसका? सेल ऑर्गेनेलिस को होल्ड करके रखना है। किसका काम है ये? साइटोप्लाज्म का। क्योंकि जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलिस है वो सारी किसमें प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ये नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद थर्ड चीज जो हमारे पास आती है वो क्या है? अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के वर्ड और कौन सा यूज होता है? कैरियोन। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियोन या कैरियोलॉजी इसकी स्टडी है। कैरियोन क्या है? न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो जो इसकी लॉजी मतलब स्टडी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस की स्टडी, तो उसको क्या बोलेंगे? कैरियोलॉजी। अब न्यूक्लियस क्या है? हमारे सेल के सेंटर में। कई बार देखिए जो हमारा सेल है उसके सेंटर में क्या है? हमारे सेल के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है जी, न्यूक्लियोलस है ये। और न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे सेल के अंदर यहाँ क्या था? साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और जैसे सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन थी, इसकी भी मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेल्व। न्यूक्लियर इनवेल्व। ठीक है जी। ये इतने सारे पार्ट्स हैं। और इसमें क्या होता है हमारे पास? यहां पे क्या पड़ा होता है? इसके अंदर क्रोमैटिन। क्रोमैटिन या कह लो जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। जेनेटिक मटेरियल। इतने सारे पार्ट्स हैं हमारे पास न्यूक्लियस के। न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस को क्या 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 बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियस। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है छोटा सा, तो इसको और क्या बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियस। ये भी आप लोग याद रखो। स्मॉल न्यूक्लियस किसे बोला जाता है? न्यूक्लियोलस को। बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनवेल्व। और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस तो है ही, इसके अंदर और क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास? एक तो डीएनए होता है जो आपका जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड वन इज हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन है। अब फंक्शन क्या है इस न्यूक्लियस का? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा? धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स। ठीक है। डीएनए जब क्रोमैटिन जो मटेरियल है ये ऐसे इकट्ठा होएगा, कंडेंस होएगा। क्रोमैटिन क्या होएगा? कंडेंस। क्या होएगा? कंडेंस। और क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा ये? क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, क्रोमोसोम बन गए। अब धीरे धीरे डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास? धीरे धीरे ये सारा किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है?
अब क्रोमोसोम जब बन जाते हैं ना, सेल के अंदर क्या हो जाती है, डिवीजन, सेल डिवीजन हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल की डिवीजन, मतलब नया सेल बन जाता है। एक सेल से क्या बन जाता है, और नया सेल बन जाता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि जो आपके पेरेंट्स के गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स की हैं, जो मटेरियल है वो सारा डीएनए है, डीएनए है, वो सारा आगे बच्चों में कैसे जाना है, वही सारा ये प्रोसेस है। यहां से डीएनए है, डीएनए धीरे धीरे कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के बाद सेल डिवीजन हुई, तो नए सेल्स बन जाते हैं, और जो नए सेल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। अब ये मेन सेल कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। अब इससे जो नए बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है जी, पेरेंट सेल और उससे क्या बना, डॉटर सेल। ये क्या होगी, सेल डिवीजन। देखो एक सेल से कितने बन गए, 2, तो ये क्या है, सेल डिवीजन होगी, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन गई। तो आप इतना नोट करो, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो करिए आप। ये जो न्यूक्लियस अब बनाते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बनाते हैं, अकेला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बनाया हमने, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है, और यहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेड लाइक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डीएनए है, हिस्टोन है, वो सारा ये क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है यहां पे, ये क्या होती है, इसकी 2 दीवारें हैं, एक ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाली उसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली है उसको क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। तो इसीलिए न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है जी, 2 इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अंदर वाला मटेरियल क्या था, क्रोमैटिन, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस में क्या होता है, यहाँ पे एक चीज बनती है, उसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। क्या बनते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है, राइबोसोम्स बनते हैं, जो क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। इनका क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन है, हमारे राइबोसोम्स का। किसका फंक्शन है, राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। और दूसरी बात, इनके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती। बाकी सब सेल ऑर्गेनेल्स पे है, बट यही एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट।
इसके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है। किसके ऊपर? राइबोसोम के ऊपर करते क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और इसके बाद ये कहां जाते हैं? अगर आपको इतना समझ आ गया हो, अब ये सारा मैंने न्यूक्लियस बताया। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? मेनली जेनेटिक मटेरियल स्टोर था, मतलब डीएनए था। डीएनए से क्या बनता है? धीरे धीरे डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? आरएनए क्या बनाने में मदद करता है? प्रोटीन। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ये क्या बनाने में हेल्प करता है? प्रोटीन्स। ठीक है जी, जो कि बाद में किसकी हेल्प कर रहा है? राइबोसोम की हेल्प कर रहा है बनाने में प्रोटीन्स, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर है तो वहां पर राइबोसोम्स हैं, वो भी क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स। और अब राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, धीरे धीरे क्या होंगे? ये न्यूक्लियोलस से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो वो मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो इसका हरिया। अब जो राइबोसोम्स बन गए, जो राइबोसोम्स बन गए, अब वो कहां जाएंगे? हमारे न्यूक्लियस के साथ क्या अटैच था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या अटैच थी? यहां पे हमारा सेल था। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोलस इसके अंदर बना रहा हूं। अब यहां पे क्या था हमारा? ये क्या था हमारा यहाँ पे? ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कितने की? दो की। कौन सी? आर ईआर एंड एस ईआर। आर ईआर का क्या मतलब है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या गया? यहां से न्यूक्लियोलस से क्या निकलेंगे बाहर? राइबोसोम्स। वो कहां के लगेंगे? इसके ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर आके क्या लगे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स लग गई। ये पीछे वाला पार्ट कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे, इसलिए इसको स्मूथ बोल रहा है। इसके ऊपर क्या नहीं है? राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स नहीं है। इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ। इसलिए क्या होगी? रफ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? जो प्रोटीन बना, जो प्रोटीन यहां से बनेगा, वो ये क्या करेगी? ट्रांसफर। क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर करेगी प्रोटीन को किधर? किधर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करेगी? ये ट्रांसफर करेगी। देखिए, ये करेगी। हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस। यहां से प्रोटीन ने किधर जाना है? ये ना पैकिंग करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? पैकिंग कर देती है पूरी की पूरी जो प्रोटीन्स हैं। ठीक है जी, अब वहां से किधर जाता है मटेरियल? इसलिए इनको फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। अब यहां से किधर जाना है? गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज को और क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल या पुलिसमैन बोल लो। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज को या गोल्जी अपरेटस को। क्योंकि ये क्या करेगा? जो प्रोटीन आ रहा है, लिपिड्स आ रहे हैं। लिपिड्स का मतलब है यहां पे हमारे पास कि फैट लाइक मॉलिक्यूल्स, जो फैट की तरह मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स। पूरे फैट नहीं है वो, बट फैट की तरह है। तो वो वाले एंड प्रोटीन्स बनी थी।
प्रोटीन्स आएंगे यहाँ पे, देखो ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स लिख सकते हो आप लोग। किसके पास आएंगी? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या करेंगी? पूरी बॉडी के अंदर जहां भी प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होगी, जहां भी जरूरत होगी वहां पे ये लेके जाएंगी। कौन? गोल्जी बॉडीज। वहां तक ये प्रोवाइड करेंगी। कौन? गोल्जी बॉडीज। जहां भी उन प्रोटीन की, लिपिड्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होगी ये लेके जाएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे बताता हूं। अब ये मिटा दूं। अब यहां से, अब देखिए यहां पे हमारे पास आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल ने काम करना है, सेल ने काम करना है, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहां से आएगी? कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, इसे और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? पावर हाउस का मतलब क्या है? कि पूरे सेल ने काम करना है, उसके पास एनर्जी आनी, वो कहां से आनी है? तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? उससे माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में करेगा? तो देखिए किस फॉर्म में देता है एनर्जी को? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में देता है? एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। एडीपी को किस में कन्वर्ट करता है? एटीपी में। किसको? एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। ठीक है जी। कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे? एटीपेज एंजाइम होता है यहाँ पे एक, वो कन्वर्ट कराता है एडीपी को एटीपी के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या था? इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। डाई का मतलब फॉस्फेट ग्रुप कितने लगे हैं? PO4 टू नेगेटिव वाले कितने लगे? यहाँ पे 2 लगे हैं। अब 2 से कितने बन गए? ट्राई। ट्राई मींस 3। कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितने थे? 2। यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 3। तो यही मतलब है इसका। अब देखो 3 बनेंगे मतलब फूड, पहले उसके 2 पार्ट थे, फूड आगे टूटा, कितने पार्ट हो गए? 3। तभी क्या होगी? एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपने याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी एंड एटीपी, तो ये आपने याद रखना है। अब एनर्जी दे रहा है इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और कितनी एनर्जी देता है? लगभग 90% एनर्जी ये सेल को प्रोवाइड करता है। कितनी? 90% एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो ये कौन सी रेस्पिरेशन होती है? किसके थ्रू? इसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानना है तो मैंने रेस्पिरेशन की एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग प्लीज देख लीजिए उसे। उसमें मैंने पूरा बताया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अब क्या होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनर मेम्ब्रेन है। क्या क्या है? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे क्या है? फोल्ड्स है उसमें। क्या है? फोल्ड्स है कुछ ऐसे ऐसे करके जो मैंने बनाया था अभी, ये देखिए यहां पे क्या है ऐसे,
ऐसे ये वाले जो फोल्ड्स है, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड, ये सारे क्या है क्रिस्टे, क्या है क्रिस्टे। ये क्या है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है इस दोनों के बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो मेन चीज यही है इसके अंदर, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लो हरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है 90%। कौन कौन सी पार्ट है, इनर, आउटर, मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये क्या प्रोड्यूस करती है, एटीपी मींस एनर्जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है सेल ऑर्गेनेली है कौन सी, वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या करता है, इसको और क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस। क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये क्या क्या स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है जी, ये पता है किसी को, बताओ। मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड शुगर, ये सारी चीजों को क्या स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर करता है सेल के अंदर। जब जरूरत होती है तो तब दे देता है, ये आपने याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं नेक्स्ट ऑर्गेनेली। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम। कौन सी है, लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइसोसोम है इसको और क्या कहते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग, ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। कौन से हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। मतलब कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, लाइसोसोम में हैं, पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट। करते क्या हैं, ये जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे लाइसोसोम जो भी काम कर रहा होता है, उस काम के रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी ये रिएक्शन करने जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। मतलब स्पीड, मोस्टली स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या कर देंगे, या तो बढ़ा देंगे, जल्दी से काम करवाएंगे, या लेट करवाएंगे। तो यही क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। कौन से है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनकी एग्जांपल्स दे दो, हाइड्रोलिटिक की कौन सी होती है, प्रोटीएज, प्रोटीएजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस हैं। और हमारे पास कौन से होते हैं जी, न्यूक्लियेजेस। ये वाले मोस्टली एंजाइम्स हैं हमारे पास। लगभग 40 एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो हमने कोई भी 2-3 याद कर लेने हैं, वैसे पूछे नहीं जाते, ठीक है, बट अगर पूछ लिए जाए तो आप लोग ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। तो प्रोटीएजेस का आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोलाइपेजेस का, न्यूक्लियेजेस का। तो इसका स्क्रीनशॉट लो हरिया।
लाइसोसोम को मैंने बोला सुसाइडल बैग, क्यों बोला? क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ गया, ये सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम पड़ा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? बैक्टीरिया। इसने देखा बैक्टीरिया आ रहा है, तो सेल को क्या कर सकता है? वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या करेगा? उसको इनगल्फ कर देगा। क्या करेगा? इनगल्फ करेगा, और क्या हो जाएगा? उसको डाइजेस्ट कर देगा और खत्म कर दिया, ताकि सेल को नुकसान ना हो। या कई बार जो बाकी सेल के ऑर्गेनेलिज है, जितनी भी सेल के ऑर्गेनेलिज है बाकी, वो क्या हो जाती है? कई बार खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? कई बार खराब या वॉर्न आउट। तो ये क्या कर जाता है? सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, पूरे सेल को क्या कर जाता है? डाइजेस्ट। ठीक है, इसीलिए क्या करता है? ये सेल को डाइजेस्ट कर दिया, मतलब सुसाइड कर जाता है। क्या कर गया? सुसाइड। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एक तो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा, दूसरा अगर सेल की ऑर्गेनेलिज ही खराब हो गई है, काम नहीं कर रही अच्छे से, तो क्या करेगा? सेल को ही इनगल्फ कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और बर्स्ट हो जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, सेल पूरा का पूरा ये क्या कर देगा? बर्स्ट और सुसाइड कर गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये आपने याद रखना है। इसके अंदर ये जो एंजाइम्स आते हैं, ये जो एंजाइम्स आए हैं, ये कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजती है इसमें। कौन भेजता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसकी ये मेम्ब्रेन बनी होती है, ये कौन बनाता है? किसकी वजह से बनी होती है? गोल्जी बॉडीज इसकी मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। गोल्जी बॉडीज इसकी मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से आते हैं? एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज, फॉस्फोलाइपेज, न्यूक्लियस, लगभग 40 एंजाइम्स हैं। काम क्या है? सुसाइड कर जाता है सेल को बचाने के लिए, या सेल की ऑर्गेनेलिज खराब होगी तो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो हरिया। इसके बाद हमारे पास आता है प्लास्टिड्स। क्या आता है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी, और कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट एंड कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये भी सेल की ऑर्गेनेली है, बट किस सेल की? प्लांट सेल में होती है। किसमें होते हैं? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये प्लास्टिड्स नहीं होते। किसमें होते हैं? प्लांट सेल के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोर करना। किसको? जो फूड बनेगा। कौन सा फूड बनेगा? स्टार्च है, ठीक है जी। कौन सा फूड है? स्टार्च या ऑयल। किसको स्टोर करता है? स्टार्च या ऑयल को, ठीक है जी। स्टार्च या ऑयल को स्टोर करेगा। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आपने देखा है कि क्रोमोप्लास्ट से पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का कलर, जो लीव्स हैं प्लांट के, उसका कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या एक पिगमेंट है? कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की वजह से ये क्या देता है? लीव्स को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। कौन सा देता है? ग्रीन कलर। इसलिए लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, इसलिए क्या है? उनका ग्रीन कलर है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट, आपने देखा है आपके फ्रूट्स वगैरह जो है उनका अलग अलग कलर है। जैसे कि एप्पल है तो रेड कलर आ रहा है, ऑरेंज है तो अलग कलर आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग जो हमारी जितनी भी चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उनका कलर अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट है। फ्लावर्स है, फ्लावर्स, उनका भी कलर अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि उनमें भी क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अगर लीव्स का ग्रीन कलर है तो क्या है? क्लोरोफिल। पत्तियां क्या होती है? ग्रीन, तो क्या है वहां पे? क्लोरोप्लास्ट। फूड कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। और फ्लावर का कलर कौन बनाता है? क्रोमोप्लास्ट। तो
तो आई थिंक आपको प्लास्टिड्स अब क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट को इसका हरिया। और ये सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हमारा आज का। लगभग सारी सेल ऑर्गेनाइज्म ने कवर कर ली है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उनको डिटेल में पढ़ा हमने। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस है किस किस का, प्लांट सेल का एंड एनिमल सेल का। एनिमल सेल, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में पहला डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट। इसमें क्या, प्लास्टिड्स एब्सेंट। और क्या क्या है इसमें पॉइंट्स, जो हमारा प्लांट सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल है, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है ये सेंटर में होने की बजाय किधर है, थोड़ा सा साइड पे इधर, इसको बोलते हैं पेरिफेरी पे। किस पे, पेरिफेरी। तो इस न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक न्यूक्लियस। कौन सा, एसेंट्रिक न्यूक्लियस, कि सेंटर में होने की बजाय ये पेरिफेरी पे, मतलब बाहर है, बाहर की तरफ है ये ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसको एसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। तो क्या कह सकते हो, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ सेल, ठीक है जी। न्यूक्लियस पेरिफेरी पे, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर पे। एनिमल सेल मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं तो कहां पे है, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहां पे है, सेंटर पे। इसके बाद नेक्स्ट इज इसमें लाइसोसोम्स रेयर हैं, लाइसोसोम्स रेयर हैं। और एनिमल सेल अभी पढ़ा, उसमें क्या है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा है, सेल को बचाएंगे। इसमें लाइसोसोम्स रेयर हैं। इसके बाद इसमें जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स वो क्या है, लार्ज एंड परमानेंट। क्या है, लार्ज एंड परमानेंट। इसमें जो वैक्यूल्स है वो क्या है, स्मॉल एंड टेम्परेरी। क्या है, टेम्परेरी, ठीक है जी। इसमें लार्ज एंड परमानेंट, उसमें स्मॉल एंड टेम्परेरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर क्या है, ये एब्सेंट है, इसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, किसमें, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसको, स्टोर स्टार्च ग्रेन्स। ये किसको स्टोर करते हैं, स्टोर्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, या कह लो स्टार्च ग्रेन्यूल्स, यहां भी लिख सकते हो ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल स्टोर करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। मतलब दोनों में चीज तो स्टोर हो रही है, एनर्जी के लिए चीजें हमारे पास पड़ी रहती हैं। वो किस फॉर्म में, एनिमल के जो प्लांट सेल उसमें, उसके अंदर क्या बन जाता है, स्टार्च। हमारे अंदर क्या स्टोर है, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था, आपको कैसा लगा,
कितना समझ आया, 100% में से आपने हमको बताना है और ये बताना है कि हमें सर थोड़ा सा ऐसे समझा दो, ऐसे समझा दो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं भी आ रहा तब भी बताओ। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी अब आपके पास, तो हम एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक पूरा कवर करते हैं। इसके बाद एक सेल डिवीजन है, वो आपको करवाएंगे। ये आज की ऑर्गेनाइज थी, तो इसके बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। तो प्लीज आप इन पे फोकस कीजिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए इस चैनल को, अगर नहीं समझ आ रहा तो शेयर करने की जरूरत नहीं है, तब मत शेयर कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि फायदा है, तभी आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।